हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी की जो बुक्स के चैप्टर्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उसको आप चाहें तो पीछे जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने कक्षा 7 के जो हैं ज्योग्राफी है उसके चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसी के मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ओके, जो कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है हमारा पर्यावरण, उसका चैप्टर 5 हम आज करेंगे। और चैप्टर का नाम कुछ इस तरीके से है, जल। तो हम जल के बारे में जानेंगे। जल के बारे में हम जानती हैं कि जल हमारे क्या काम आता है। जल प्यास बुझाने के नहीं तो कम से कम आग बुझाने के तो काम आता ही है। लेकिन हम जल का और क्या उपयोग कर सकते हैं, जल धरती पर कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं, कितना प्रतिशत जल हम उपभोग में ले सकते हैं, और जल को क्यों हम उपयोग में नहीं ले सकते, कौन से जल को हम उपयोग में नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। जल कैसे आता है पृथ्वी पर, है ना। तो अध्याय 5 है जल। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्र लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यानी कि जल चक्र उसे कहते हैं ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जल अपना स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है ना। जल क्या होता है, स्वरूप बदलता है, महासागरों से वायुमंडल में, फिर वायुमंडल से वापस धरती पर आता है। जो ये चक्र चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। यानी जो जैसे प्रयोगशालाएं होती है ना, वैसे ही पृथ्वी क्या है, एक थलशाला है। जो जल हमारे को शताब्दियों पूर्व मिल रहा था, अब वही जल आज भी मौजूद है। उसका वजह क्या है, जल चक्र। ठीक है। अलवण जल के मुख्य स्रोत हैं नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। देखो, अलवण जल वह है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे खाने पीने में और भोजन बनाने में, है ना, यूज करते हैं। तो इनके मुख्य स्रोत हैं नदी है, ताल है यानी कि तालाब वगैरह हो गए, सोते हो गए, हिमनद होगी, है ना। मीठा पानी है इनके अंदर मौजूद। महासागरों और समुद्र में लवणीय जल होता है जिसे हम खारा जल कहते हैं। क्यों होता है, क्योंकि इसका ये खारा क्यों होता है या लवणीय क्यों होता है, क्योंकि इनमें नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक मौजूद होता है। जल का वितरण, यानी जल का वितरण, जल पृथ्वी पर कहाँ कितना % पाया जाता है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पूरी पृथ्वी गोल है ना, उसका 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। बावजूद उसके महासागर में कितना है, 97.3%। ठीक है। बर्फ छत्रक में है 02.0। ये प्रतिशत है, इनके आगे मैंने प्रतिशत का निशान नहीं लगा रखा। भूमिगत जल है 0.68। झीलों का अलवण जल है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं 0.009। यानी अलवण जल और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं, है ना, जो मतलब नमकीन झीलें जितनी भी है, चाहे वो समुद्र के पानी की बनी भी हो या स्थल के ऊपर, है ना, बनी हुई है। क्यों पानी तो उस झील के अंदर चाहे मीठा आया होगा, लेकिन वो जमीन है उसके अंदर लवणता अधिक होने के कारण वह नमकीन झीलें हैं। वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.001%। टोटल कितना हो गया, 100%। फिर है लवणता। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। यानी कि जब हम लवणता को नापते हैं ना, जैसे हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो प्रतिशतता में मापते हैं, और जो प्रतिशतता होती है वो 100 से मापी जाती है। लेकिन लवणता को हम 1000 ग्राम में, क्योंकि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा, क्योंकि केजी होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी हो जाता है ना। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है।
यानी कि एक किलोग्राम के अंदर 35, है ना, 35 ग्राम। इजराइल की मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यानी कि जो इजराइल का मृत सागर है, ये अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब याद करने की लाइन है कि 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पृथ्वी पर मौजूद जल है उसमें सबसे अधिक लवणता कौन से जल में पाई जाती है, जो जल मृत सागर में है। मृत सागर कहाँ है? इजराइल के पास, ठीक है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देती है। तो तैराक इसमें आसानी से तैराकी कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें नमक की अधिकता इसे क्या कर देती है? सघन बना देती है। फिर आ जाता है महासागरीय परिसंचरण। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो जो महासागरीय परिसंचरण है, इसमें ताल एवं झील की तरह शांत जल क्यों नहीं होता? ताल और झील जो है ना, एक छोटे भाग के अंदर जल होता है और चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, ठीक है ना। तो क्या है, ये जल आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए इनमें गति नहीं होती है, ये शांत रहते हैं। जबकि महासागरीय जल बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं तो इनमें गति होती रहती है। जो गतियां होती है वो 3 प्रकार की हैं: तरंगे हैं, ज्वार भाटा है एवं धाराएं हैं। तरंगे, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। यानी कि हाँ, पवन का काम क्या है? चलना है। पवन स्थल पर भी चलती है, पवन समुद्रों पर भी चलती है। जब पवन समुद्र के ऊपर बहती है ना, समुद्र की सतह से बहती है, तब क्या होती है? पवन के बहने की वजह से पानी पानी चलता है तो तरंगे उत्पन्न होती है। और जितनी तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। यानी कि पवन की रफ्तार के हिसाब से क्या होती है, जो तरंगे हैं वो तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली, एक सेकेंड, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। यानी कि जो महासागर का जल है उसका विस्थापन तरंगों के अलावा, वह पवन के अलावा किस कारण से तेजी से तरंगे बड़ी हो जाती हैं? एक कारण होता है भूकंप, दूसरा होता है ज्वालामुखी उद्गार तथा जल के नीचे भूस्खलन। उससे क्या होता है? धरती हिलती है तो वो जल का अत्यधिक विस्थापन होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली तरंगे, विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। जो विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं, उन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी आई है समुद्र में, उसकी मतलब उन्होंने मतलब समुद्री जल को कितना ऊंचा तक उठा दिया था? 150 मीटर तक मापा गया है था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से चलती हैं, ठीक है। और जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, यानी पोताश्रय को नष्ट करने वाली तरंगे। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। जो महासागर का जल है ऊंचा से आता है समुद्र के किनारों की तरफ उठकर और जाता है। इसे दिन में 2 बार ऐसा होता है कि तेजी से आना और जाना जो होता है उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो इसे भाटा कहते हैं। यानी कि जब समुद्र तट के ऊपर जल जो का बहाव इतना तेजी से आता है कि जो समुद्र तट है उसको डुबो देता है ना, क्योंकि तो उसे क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। और जब क्या आता है? भाटा आता है ना, तो क्या है? पानी पीछे की तरफ खिसक जाता है, यानी कि समुद्र की जो तल की तरफ नीचे दबाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आने का कारण, यानी कि जो समुद्र का पानी ऊंचाई लेता है और नीचे जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं, उच्च ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। तो ये 2 प्रकार के इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि
जब तेज बहुत ज़्यादा ऊंची तरंगें उठती है तो उसको कहते हैं उच्च, और कम उठती है तो उसको कहते हैं लघु। वृत्त, ज्वार भाटा। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। यानी कि पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट जब होगा, चंद्रमा करीब होता है ना, तो जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। तीनों एक सीध में है तो इसे क्या कहेंगे? वृत्त ज्वार कहेंगे। ठीक है ना। ऐसा कब होता है? मोस्ट ऑफली पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। उसके बाद आता था लघु ज्वार भाटा। जब चांद अपने प्रथम या अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार का कारण ये है कि जो पृथ्वी और सूर्य और, इसको पृथ्वी कहो, इसको चंद्रमा कह देते हैं, इसको पृथ्वी कह देते हैं, इसको सूर्य कह देते हैं। ठीक है। जब इस स्थिति में पृथ्वी होती है तब क्या आते हैं? लघु ज्वार आते हैं। और शीत की स्थिति में होते हैं तब क्या आते हैं? वृत्त ज्वार आते हैं। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, यानी कि चांद पूरा नहीं होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार का महत्व क्या है? उच्च ज्वार नौ संचालन के लिए में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यानी सबसे पहले उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक कैसे होगा? जैसे ज्वार आएगा ना, तटों पर जाता है पानी, तटों की तरफ जाता है, ज्वार आता है तब, तो क्या होगी? नाव आसानी से चलेंगी, तटों की तरफ जा सकेंगी। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जो समुद्र तल का जल का जो तल होता है वो नीचा होता है। जब ज्वार आते हैं तो क्या होता है? तट के करीब चला जाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। सेम चीज नौ संचालन और बंदरगाह पर जहाजों को पहुंचाना सेम बात है कि बंदरगाह तक जहाज आसानी से पहुंच पाएंगे। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। क्यों? जब ज्वार तेजी से आएगा तो वो अपने साथ क्या है? समुद्र के जो अंदर जो भी है सामान, उसको भी तो अपने साथ बहाव के साथ लेके आएगा। और समुद्र में क्या होती है? बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी छोटी मछलियां, है ना, और भी समुद्री जीव होते हैं। और समुद्र में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वह क्या होंगे? वहां पर आसानी तक आ जाएंगे। उसके बाद आता है उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। तो उच्च ज्वार होगा तो मछलियां तट के करीब आ जाएंगी, तो मछुआरे आसानी से उनको, मतलब समुद्र के बीच में नहीं जाना पड़ेगा मछलियों के लिए, वो किनारे से ही आसानी से पकड़ पाएंगे। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है। यानी कुछ देशों ने क्या करा है? जो समुद्र का है उसका जो ज्वार भाटा आता है उसका उपयोग करके बिजली बनाते हैं, जो कुछ विकसित देश हैं वैसे। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। जो महासागरीय धाराएं होती है वो निश्चित दिशा में बहती हैं। ठीक है ना। अगर जो पूर्व दिशा में बह रही हैं तो पूर्व में ही बहेंगी, वापस पश्चिम में नहीं होगी, सीधे सीधे चलती जाएंगी, उससे धारा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ नदी की धारा, नदी विपरीत दिशा में नहीं बहती है, उसी तरीके से ये धाराएं हो जाएगी। ठीक है ना। तो महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म एवं ठंडी। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न क्यों होती है? क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी तो वहां का क्षेत्र क्या होगा? गर्म होगा। तो वहां पे धाराएं भी क्या होगी? गर्म होंगी। तो गर्म धाराएं कहाँ? ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। जैसे गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जल धाराएं होती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय तट का सतह का तापमान गर्म हो जाता है। सिंपली सी बात है, गर्म चीज अपने से जो संपर्क में जो चीज आएगी उसको भी तो गर्माश देगी ही, तो वो गर्म हो जाती है। फिर आ जाता है ठंडी महासागरीय धाराएं। ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उच्च कटिबंध या निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। जैसे कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। अब ठंडी धाराएं, महासागरीय धाराएं, अब जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं तो ठंडी महासागरीय धाराएं होंगी कहाँ? जहाँ ठंड होगी वहीं होंगी। और ठंडा इलाका कहाँ है? आर्कटिक या अंटार्कटिक वृत्त के पास।
ठीक है ना? तो वहाँ से यानी ध्रुवों के पास है, उच्च अक्षांशों के पास है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ कह दो, या ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय बंध की तरफ कह दो, तो ठंडी धाराएँ वहाँ से यहाँ आएगी। तो ठंडी महासागरीय धाराओं का एक उदाहरण है लेब्राडोर। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। यानी कि जो जहाँ जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे कर सकते हैं, 0 से 90 डिग्री है, 0 डिग्री से अपन लेके 90 डिग्री तक ऊपर जाते हैं। जैसे 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है और 90 डिग्री पे क्या है, ध्रुव है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, 45 डिग्री हो गया। जो 45 डिग्री का क्षेत्र होगा और वहां अगर समुद्र है तो वो विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र होंगे, दोनों ही भागों में। उसके बाद है जापान के आसपास है उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो एग्जाम्पल भी आ गया अपने पास, जापान के आसपास है उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, इसके कुछ उदाहरण हैं। जब गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है ना, दो विपरीत धाराएं हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां कोहरे वाला मौसम बन जाता है, तो क्या होता है, वहां पर उस क्षेत्र में नौ संचालन का क्या हो जाता है, में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने आज क्या देखा, महासागरीय धाराएं देखी, ज्वार भाटा देखा, तरंगे देखी, जल का स्वरूप देखा, क्योंकि ये जल का चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।